नमस्कार बच्चों. Now we are starting the fourth video of chapter 7 chemistry class 12. Here we are studying about the group 15 members. In first video I have taught physical properties, in second chemical properties, in third nitrogen, N2 and NH3. Now we are starting the fourth video in which we are studying about the nitric acid HNO3. नाइट्रिक एसिड इट मीन्स इसका बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन इज ए सेंटर एटम. किसका? इसके अगर HNO3 बनाएंगे तो नाइट्रोजन को ही सेंटर एटम माना गया है. ठीक है ना. और उसके इसमें नाइट्रोजन बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है इसमें. ओके. सबसे पहले हम इसकी, हालांकि नाइट्रोजन और भी एसिड बनाता है. कौन कौन से? HNO2, HNO3, H2N2O2. बट 2 एसिड्स हमको नहीं पढ़ने हैं. हमको किसकी स्टडी करनी है? HNO3 की. ओके. HNO3 की स्ट्रक्चर सबसे पहले देखनी होगी. क्या नाइट्रोजन के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो क्या होगा? हम नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7. इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7. इन द ये न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन. वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स. हम अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से बनाएंगे. ओके. 5 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग 5 बॉन्ड्स बन सकते हैं. कोवेलेंसी कितनी है? हमने इससे पहले ही बताया कि कोवेलेंसी इसकी 4 होती है. ओके. उसका वो सब कुछ बता चुका हूं मैं 3 वीडियोस में. अब हम इसकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं. स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस कैसे? ये देखिए, नाइट्रोजन होता है वो एक तो बनाता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इस बॉन्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर ये इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. अब यहां क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ये ऑक्सीजन से. इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है ना. कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन यही देखा है. क्यों? इसके देखिए ऑक्सीजन के पास में ही है सारे ये 6 इलेक्ट्रॉन. इसने कुछ भी शेयर नहीं किया. ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए. इसका कारण भी क्या है? इसका कारण है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पेस का अधिकार, इन चारों पर इसका अधिकार. अगर ये मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग तो ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी. अगर और इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिए जाते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है. और 10 इलेक्ट्रॉन तो क्या है? ऑक्टेट के रूल का वायोलेशन है. उस वायोलेशन नहीं करने के कारण से वो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मैं देना. इससे पहले हम इसको इस एरो से बनाते थे. अब क्या हुआ? ये एरो हट गया है. पहले साफ कुछ पता पड़ता था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को इसने डोनेट किया है. इसी से ये भी डिसाइड होता है कि नाइट्रोजन की बेसिक क्वालिटी होती है. क्यों? इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर ये डोनेट करने के कारण से ये क्या था? लेविस बेस था. और बेस ही स्ट्रक्चर के कारण से हमने कई बार बताया कि नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे अमोनिया बेस है. तो ये भी इसका ये बेसिक बताता है. हालांकि ये पूरा एसिड है. क्यों एसिड है? कि पानी में डालने पर अगर कोई H+ दे तो वो एसिड है. तो ये H+ यहाँ से आउट होता है, यहाँ से निकलता है, ये एसिड है. वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर बता रहे हैं. स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? इस तरीके से. पर ये कंफर्म नहीं है कि डबल बॉन्ड इधर ही रहेगा. कभी ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? कभी यहां से हटकर यहां भी आ जा रहा है नीचे की तरफ. कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसी की मैं एक और पैरेलल और बना रहा हूं. ये नाइट्रोजन. अब ये कह रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, तब इसके 6 इलेक्ट्रॉन में से कोई शेयर नहीं कर रहा है. ये वाला डबल बॉन्ड करके ये इस तरीके से आ जाए. यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ये इसके पास 4 ही है. देखिए इसके पास 4 ही है. इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. इसमें हो क्या रहा है? कभी डबल बॉन्ड ऊपर, कभी डबल बॉन्ड नीचे. तो इसको अगर एक बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? कि इसको ऐसे बनाएंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसको भी 1 और एक डबल बॉन्ड को इस तरीके से बनाएंगे. ये दोनों, ये क्या बता रहा है कि कभी ये यहाँ है और कभी ये यहाँ है. ये देखिए यहाँ है.
इट मींस डबल बॉन्ड का इधर से इधर स्विच होना, ये रेजोनेंस बताता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण से हमने ये इस तरीके से बनाया, ये इस तरीके से बनाएंगे, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गई, इनका एंगल्स और वो सब चीजें बता रखी है कि कितना एंगल होगा। जैसे मैं थोड़ा सा नीचे करूं ताकि इजीली आपको दिख जाए। ये एंगल बता रखा है 130 डिग्री एंगल, 121 पिकोमीटर की इसकी लेंथ, 140.6 पिकोमीटर की लेंथ, ठीक है ना, ये 96 पिकोमीटर की लेंथ। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 120, पर इससे ज्यादा है। कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर का इधर से उधर मूवमेंट होना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, उसके कारण से रिपल्शन होना है, उसके कारण से थोड़ा सा वो मूवमेंट होता है। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब एक चीज दिखाई गई कि HNO3 को बनाते कैसे हैं। HNO3 को बनाने के लिए दो चीज दी गई है, एक तो दी गई है लैब में बनाने का मेथड, और दूसरा दिया गया है ओस्टवाल्ड मेथड। और जो ओस्टवाल्ड मेथड है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही एग्जाम में आपको अक्सर पूछा जाएगा। ओके, ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रिपरेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी और क्या क्या यूजेज होंगे, इसके बारे में हम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला ये कह रहा है कि NaNO3 इट मींस सोडियम नाइट्रेट। ओके, सोडियम नाइट्रेट की हम रिएक्शन अगर एसिड से करवाएं तो क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है यहां से ये ब्रेक होगा, यहां से ये ब्रेक होगा और इस तरीके से बनेगा। तो यह इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों का, यहाँ पर केटायन, यहाँ पर एनायन, इन दोनों का आपस में मिक्सअप होगा तो क्या बनेगा HNO3, जो कि हमको डिजायर्ड है। ये बनना जरूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ये मेथड जानना चाह रहे हैं कि अगर लैब में हमको HNO3 बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ओके, अच्छा, इसके साथ में बाई प्रोडक्ट भी तो बनेगा, जैसे ये वाला, ये और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, इसमें से NaHSO3, ये तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट है ये लैब का मेथड है। ओके, इसके बाद में ये तो आपको अब लार्ज स्केल में बनाना है, ये तो छोटा सा स्केल है बन गया। अब आपको कॉस्ट भी कम रखनी है और लार्ज स्केल पे बनाना है। इसके लिए एक मेथड है, उसका नाम है ओस्टवाल्ड मेथड। जो नेम्ड रिएक्शन होती है, नेम्ड मेथड होते हैं, ये थोड़े से सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले अमोनिया बनाने के लिए हेबर्स मेथड बताया था, इसी तरीके से H2SO4 बनाएंगे, उस समय आपके क्या होगा, उस समय आपको कॉन्टेक्ट मेथड बताया जाएगा। तो हो क्या रहा है, ये जो नेम्ड मेथड्स हैं इनका इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये इसका नाम है ओस्टवाल्ड। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, ये दो तरीके से इंपॉर्टेंस है। पहला, इसका जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल ही उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। क्या यूज किया गया है पता है, अमोनिया, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या किया, NH3 यूज किया और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, बहुत आसान है, ये एटमॉस्फेयर में काफी ऑक्सीजन, अमोनिया भी इजीली बन सकती है। किससे, हेबर्स प्रोसेस में बना के बताया था। क्या बनाया था हेबर्स प्रोसेस में कि H2 प्लस N2, ये हाइड्रोजन भी एटमॉस्फेयर से, नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर से, दोनों को मिलाकर NH3 बना दिया था। तो ये कौन सा ज्यादा आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं ना, सिंपल सा। इसको बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने एक पंप किया, पंपिंग में क्या किया, सारी एटमॉस्फेयर की एयर को खींच लिया, उसके बाद में उसको लिक्विफाइड कर लिया, लिक्विफाइड करके प्रेशर और टेम्परेचर से, प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर घटाया, इससे आपने लिक्विफाइड कर लिया। उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, उसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको बॉइल किया, जहां पे वो लिक्विड बना वहां से उसको निकाल देंगे। जैसा आप अक्सर ऑयल को निकालते समय पेट्रोल डीजल जैसे निकलता उस तरीके से निकाल दिया। तो ये भी काफी, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगा, और इसी NH3 को यहाँ यूज किया और ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर से। ये हेबर्स प्रोसेस, इसमें क्या था, इसमें हेबर्स प्रोसेस में बस इतना था और लिखना था, इससे ये इतना था टेम्परेचर 773 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और आयरन उसमें कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम उसमें कैटलिस्ट को मोटिवेटर, ये चीज हेबर प्रोसेस थी। और इसी को आपने आगे यूज किया, इस यूज करके NH3 यूज किया, NH3 प्लस O2, इससे क्या बनेगा, इससे एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि आगे काम आएगा।
क्या है वो है NO, नाइट्रोजन ये बन रहा है। ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है ये अब थोड़ा सा आगे काम आएगा, तो है ना। अभी तक ये तो है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन और बैलेंस करेंगे तो ये मैं इसी में देखता हूँ 4 नाइट्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन चार्ज ये 12, तो ये इतना होगा 6 × 2 12। ये देखिए सिंपल सा मेथड। बैलेंसिंग का इतना हो नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट कि ये क्या चीज है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। अब एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो ये बना, ये तो फर्स्ट प्रोसेस है, पर ये वापस इससे ये जो बची हुई है ना इससे वापस रिएक्ट करेगा। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड वापस रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो क्या रहा, ऑक्सीजन का एडिशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये इजीली हो जाएगा क्या, आपको अभी तक मैंने क्या बताया कि गैसेज आपस में रिएक्ट करती है, इजीली नहीं करती, इनको प्रेशर करके पास में लाना होता है, तो यहाँ प्रेशर भी रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, अगर ये अमोनिया और ऑक्सीजन आसानी से रिएक्ट कर जाती है तो मेरे आसपास भी बहुत सारी अमोनिया है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो सब रिएक्ट कर जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं कर रही है, इसका मतलब टेम्परेचर का भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड है। ओके, तो हमने यहाँ पे दोनों ही चीज करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, जब हमने हेबर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम कैटेलाइटिकल प्रोमोटर ये दोनों यूज किए थे, तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट जरूरी है, क्योंकि बिना कैटलिस्ट तो अगर हो जाती तो ये सारी जो एटमॉस्फेयर में गैसेज जो अपने आप ही रिएक्ट करके सब एसिड बना लेती, तो लिविंग बीइंग को सर्वाइवल हो ही नहीं सकता था। एसिड में कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे करते हैं प्लेटिनम, और ये है रूथियम। ओके, हाँ, इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ गोज। ये गोज कुछ भी चीज नहीं है, कुछ क्या चीज है, ये प्लेन सरफेस है, एक शीट टाइप की है, और शीट क्यों की गई है, ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। एरिया को बढ़ाने के चक्कर में ये गोज का वर्ड आया, बाकी इसके अलावा कुछ भी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेन चीज है ये प्लेटिनम और RH रूथियम। अब टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है 500 केल्विन, मतलब टेम्परेचर तो काफी ज्यादा है, उसमें 773 केल्विन था, इसमें 500, तो ये भी कोई कम नहीं है। दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ 9 बार, इसका मतलब प्रेशर भी काफी रिक्वायर्ड है। ओके, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे NO में कन्वर्ट हुआ, पर NO वापस जो बच गई है यहाँ ऑक्सीजन, तो ये एक्सेस में लेनी पड़ेगी, यहाँ ऑक्सीजन से करके वापस ऑक्सीडेशन हुआ है। कैटलिस्ट और ऑक्सीडेशन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको एक वर्ड आएगा कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब ये हो किसका रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हुआ, लेकिन हो क्या रहा है, ये मेन चीज तो ये है, तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, और इसी के वजह से बन रहा है ये NO। अब ये NO2 क्या करेगा, इसमें पानी डाल दीजिए, और कुछ नहीं, पानी भी कोई ज्यादा पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है NO2 प्लस वाटर, इससे क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा, HNO3, जो कि आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और इसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में NO और बन रहा है। ये एक और बात समझ लीजिए, ये जो NO है ये वापस क्या जाएगा, ये अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 प्रोसेस, तो ये वाला जो है ये वापस नंबर 2 प्रोसेस में चला जाएगा। इसमें इस प्रोसेस में वापस ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ये जो ये है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। ओके, और ये डिजायर्ड प्रोडक्ट इतना भी नहीं है, ये है 68% ओनली, बहुत ज्यादा भी नहीं है, 68 ही है। अब 68 को आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो एक और प्रोसेस दे रखा है कि इसी HNO3 को क्या करना है, इसको HNO3 को आपको एक प्रोसेस के अंदर डालना है। क्या प्रोसेस है वो, कि यहाँ पर आपको डिहाइड्रेशन करना है, और डिहाइड्रेशन का मतलब समझिए, डी मतलब होता है डिलीट करना, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इट मींस वाटर का रिमूवल, और वाटर का रिमूव कैसे करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से। आपकी बॉडी पे अगर H2SO4 गिर जाएगा तो आप देखना कि आपके उसके अंदर फपोला हो जाएगा, वो जो फपोला होगा उसके अंदर पानी भरा हुआ है,
एसिड अटैक में भी क्या होता है, पानी बॉडी का स्किन का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन एसिड से करते हैं और वो भी कंसंट्रेट होगा तो फटाफट पानी निकलेगा। तो ये जो 68% है ये तो कम है, और यही HNO3 ऐसा होने के बाद में HNO3 किस में आ जाएगा, 98% में। तो ये एक तरीका है, क्या तरीका है, इसी को पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। पहली बात लो कॉस्ट रॉ मटेरियल, दूसरी बात मटेरियल जो गैस बनी है वो वापस से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं है, या पानी वेस्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये वापस यूज हो रहा है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है, इसका मतलब सेपरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोडक्ट ये तो है तो गैस है, गैस वापस मिल जाएगी। ये लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में ही आपको इजीली सेपरेशन होगा। मान लीजिए ये प्रोसेस बन रहा है एक उसमें, तो ये लिक्विड में HNO3 हो गया और गैस जो बनी है वापस प्रोसेस में चली गई, तो इजी मेथड है, इसीलिए लार्ज स्केल पे बनाने के लिए ओस्टवाल्ड मेथड का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मतलब इजी भी है ना। अमोनिया का क्या किया गया, ऑक्सीडेशन, वैसे भी ये ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी मदद से, कैटलिस्ट की मदद से, तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन और अमोनिया, इस तरीके का आपको इसके लिखना है। तो आपने इसको प्रोसेस समझ लिया, इसकी स्ट्रक्चर समझ ली। अब हम इसकी थोड़ी सी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये कैरेक्टर्स क्या क्या है इसके, कि इसका मतलब कलरफुल, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कलरलेस, तो पहली चीज क्या है, HNO3 कलरलेस होता है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कलरलेस कैसे है। हमारे पास में HNO3 काफी यूज करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम आता है। हम स्ट्रॉन्ग एसिड पे तीन एसिड को यूज करते हैं। देखिए मैंने रख भी रखा है यहाँ, ये देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, कैसा है, कलरलेस। ओके, तो कलरलेस है पहली बात। दूसरी बात स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम में लेते हैं। एसिड क्यों होगा, क्योंकि वाटर के अंदर जाने के बाद में H+ देता है, H+ और NO3- नाइट्रेट, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी बात क्या था, ये कलरलेस है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एन एजेंट विच इज यूज टू ऑक्सीडाइज टू अदर्स, ऑक्सीडाइज टू अदर्स ओनली। अगर एजेंट होता है ना, खुद का तो रिडक्शन होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, और वो किसी जिससे रिएक्ट कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देता है। ये एजेंट है, ये मतलब खुद का रिडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बताता हूं आपको। HNO3, और अगर ये वैसे तो लिक्विड फेज में है, थोड़ा सा आप इसको गर्म कर दीजिए वेपर फेज में आएगा, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला HNO3 को अगर मैं वाटर में करूं तो क्या होगा, क्योंकि ये एसिड है तो क्या हो जाएगा, अगर मैं वाटर में डाल देता हूं तो क्या होगा, फटाफट मुझे H+ देना ही था, मैंने अभी बोला ये H+ देने वाला है, तो ये H+ यहां से H+ निकला और इसमें ऐड हुआ, तो ये हो गया H। इसके बाद में क्या होगा, NO3- नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। ये जो मिल रहा है, या तो H+ लिखो या H3O+ लिखो, दोनों ही एक ही बात है, एसिड के लिए काम आता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करने वाले एसिड होते हैं, ठीक है ना, ये तो उसकी उसमें लिखा हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या लिखी है, कि अगर मान लो इसका हम दो तरीके से यूज करेंगे, पहला डाइल्यूट, दूसरा कंसंट्रेट, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात है कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दो तरीका बताया था मैंने, ऑक्सीजन का ऐड होना, ये क्या था, ऑक्सीडेशन। पर दूसरी एक और बात लिखी थी, क्या लिखा था, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये भी ऑक्सीडेशन है। और जस्ट इसका उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये क्या है, रिडक्शन। एंड हाइड्रोजन का ऐड होना, ये क्या चीज है, ये भी रिडक्शन।
है ना। अभी जो एक रिएक्शन करी थी मैंने, क्या थी उसमें, HNO3 प्लस H3O, उसमें देखना आपको क्या था, उसमें से H प्लस निकल रहा था, है ना। और उसके इसमें क्या हो रहा है, आगे में ऐड भी हो रहा था, ठीक है। और ऐड होने के कारण से अब ये जो हाइड्रोजन का निकलना है, और उससे कारण से एक ये रिएक्शन करता है, जो कि मेटल में बात करेंगे हम कॉपर में दो तरीके से रिएक्शन करवाएंगे, डाइल्यूट HNO3 एंड सेकंड कॉन्सेंट्रेट HNO3। मतलब एक ही से हमने क्या बात की कि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या याद करना, वो आपको क्वेश्चन देंगे, व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर विल रिएक्ट विद HNO3, और वो भी कैसा वाला, डाइल्यूट, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर विद HNO3, अब ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेट। तो ये दो अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। इसके कारण से कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो दोनों में डिफरेंट बनता है, दोनों में डिफरेंट बनता है। डाइल्यूट वाले केस में क्या बनता है, जो डाइल्यूट होता है उसमें जो लो ऑक्सीडेशन वाला ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जैसा कि देखिए इसमें क्या बना, इसमें बना 3CuNO3, ये 2, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो बनना ही है, ये दोनों में ही है। ये इसमें भी कॉपर नाइट्रेट बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात देखिए, अब इसमें बना है 2NO, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या बना है, इसमें बना है 2NO2, ये दोनों डिफरेंट है। और इसके बाद में तो वाटर बनना ही है 4H2O, और इसमें 2H2O, यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट बात है ये चीज कि व्हेन वी रिएक्ट विद कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, तो क्या फॉर्म होगा, NO। अगर वह कंसंट्रेट होगा तो NO2। इनका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, तो क्या आएगा कि व्हेन डाइल्यूट से करेंगे, जैसे मैं अभी इसको रिएक्शन को पूरी लिख देता हूं। अब मैं जो कंक्लूजन पे आ रहा हूं, अगर मैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग वो निकालूं तो NO की कैसे निकालेंगे, ये होगा -2, तो इस अकॉर्डिंग कितना आया, +2, ओके। तो ये है +2 वाला, NO2 निकालते हैं, NO2 के हिसाब से कितना होगा, -2 × 2, तो ये होगा -4, और इस हिसाब से ये कितना होगा, +4। ये निकालते हैं ना, x - 4 = 0, तो x = कितना होगा, 4, तो ये आया है +4। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, कंक्लूजन, यहां डाइल्यूट के साथ किया तो लेस ऑक्सीडेशन नंबर वाला नाइट्रिक ऑक्साइड बना, जब कंसंट्रेट के साथ किया तो हाई, ये देखो हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। अच्छा, ऐसा ही आपके जब आप ये तो अभी आपने कॉपर के साथ किया, तो बोले सबके साथ हो सकता है, इसके साथ में अलग हो रहा हो, नहीं। अब हम जिंक के साथ करेंगे। देखिए यहां इस कॉपर की जगह मैंने क्या किया, जिंक ले लिया, और यहां पर ये मैंने डाइल्यूट लिया, ओके। इस डाइल्यूट लेने के बाद में भी इसी तरीके से, तो मैं दो प्रोडक्ट बन रहा हूं ना, HNO3 कॉन्सेंट्रेट, ये दोनों डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट वर्ड नीचे लिखते हैं, लेकिन अभी मैं साथ लिखा हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है। इसमें भी एक ये तो बनना ही है, जिंक नाइट्रेट, है ना। जैसे कॉपर नाइट्रेट बना वैसे जिंक नाइट्रेट तो बनना ही बनना है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बैलेंसिंग अलग चीज है, इसके साथ में ये तो बनना ही बनना है। अब इंपॉर्टेंट देखिए आगे क्या बनता है, यहां तो बनता है NO2, और यहां क्या बनता है यहां N2 बनता है, यहां NO2 बनता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां बनता है N2O, और यहां बनता है NO2। अब ये इंपॉर्टेंट, बाकी H2O तो बनना ही है ना, यहां तो कॉमन है, जो कॉमन है उसकी बात नहीं करेंगे, जो अनकॉमन है उसकी बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट देखिए, यहां पर बना है N2O, यहां पे बना है NO2, N2O को भी निकाल लेते हैं हम एक्सप्रेशन, देखो -2, तो 2x - 2 = 0, 2x = 2, x = 1, ये +1 वाली,
तो यहाँ पे देखिए ये +1 वाला है और NO2 तो हमने पहले से निकाला था क्या, +4 वाला। यहाँ पर भी आपको यही चीज क्या क्लियर होगा, क्या क्लियर होगा, when we react with the dilute then lower oxidation state वाला, जब कंसंट्रेट से किया तो देखो हायर स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला। तो ये दोनों ही चीज क्या बता रहा है, when we react with the metal and acid HNO3 that this type of product will be formed, सिंपल सी बात। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबको सबसे रिएक्शन कर लेगा नहीं, नोबल जो मेटल्स है जैसे आपने गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इनसे रिएक्शन नहीं कर पाएगा या इनका ऑक्सीडेशन इजी नहीं है उसका, ठीक है ना। ये हो सकता है कि एक्वा रेजिया बनाने में HNO3 यूज हो, वहां पे तो कर सकता है, वहां पे तो, पर सिंगल फेज में ये नहीं कर पाएगा, ये बात साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है ना। अटैक मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, जिसमें गोल्ड प्लेटिनम दोनों चीज आ रही है, ठीक है ना, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब डिपेंड करे, कॉपर को तो कर ही दिया, ठीक है ना, कॉपर की रिएक्शन कर दिया, जिंक का भी कर दिया, लेकिन गोल्ड, इसीलिए तो अपन गोल्ड इतना महंगा क्यों आता है कि जहां पे HNO3 भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है वहां, ठीक है। प्लेटिनम इतना महंगा क्यों आ रहा है कि एसिड की रेन हो गई और आप भीग रहे हैं, आपने प्लेटिनम की रिंग पहन रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्ट करके आपको प्रॉब्लम आ जाएगी या बर्निंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए ही तो आपको महंगी आ रही है, नॉन रिएक्टिविटी के कारण से वो महंगी है, और एक और वो लस्ट्रस है, ठीक है ना। अगला, ये जो HNO3 है ये तो मेटल के साथ तो रिएक्ट कर गया और क्या बना दिया, ये प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है ना, NO2 है ना। अब क्या ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, बिल्कुल करता है। नॉन रिएक्टिव में क्या क्या लेंगे आप आयोडीन ले लीजिए, आयोडीन लेंगे तो आयोडिक एसिड बना देंगे, ठीक है ना, ये मैं सब पे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आयोडीन के साथ आयोडिक, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरिक, ठीक है ना, इस तरीके से रिएक्ट करे आए। चलो हम डिसाइड करते हैं, वापस से लिखेंगे। हाँ, HNO3 का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आयोडीन के साथ क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, आयोडीन है और HNO3 है तो क्या होगा, HiO3, और बाकी प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है। ये देखो, नाइट्रोजन के कारण इसको बोलता है नाइट्रिक, तो आयोडीन के कारण से क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आयोडिक, ठीक है ना। इसका वर्ड क्या है, आयोडिक एसिड। कौन, HNO3 इसके साथ में रिएक्ट करके बनाता है। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं सल्फर ले लूं, कार्बन ले लूं तो क्या होगा, कार्बन और ये होगा तो इसके साथ में क्या बनाएगा, इसके साथ बनाएगा CO2। सल्फर होगा तो क्या बनाएगा, सल्फर के साथ में H2SO4 नाइट्रिक एसिड, तो एसिड बना रहा है ना। अच्छा, फास्फोरस के साथ में क्या बनाएगा, H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक, जहां नाइट्रिक तो फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है, तो चारों के साथ में एसिड बना रहा है। ये सारे क्या है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल का एसिड बना रहा है, और एसिड का क्वांटिटी बता दिया गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली फिजिकल फॉर्म में करके बताऊंगा कि ये ब्राउन रिंग कैसे बनती है। तो इसमें करना क्या है, ये देखिए आप, पहली बात, नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ब्राउन रिंग बनेगी, ओके, और ये बनती किससे है, वो नाइट्रेट से बनती है। देखिए आपकी एक रिएक्शन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दो चीज रिक्वायर्ड है, पहला आयरन, आयरन में भी Fe चाहिए, और दूसरा चाहिए नाइट्रेट। जैसे देखो यार, NO3-, ये तो है नाइट्रेट का, मतलब मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, इसके लिए अमोनियम नाइट्रेट लाया हूं मैं, ठीक है ना। अमोनियम नाइट्रेट से मैं नाइट्रेट आयन लूंगा, इसके बाद में मैं आयरन लाया हूं, ये रहा, इसमें दिखा है कि फेरस, फेरस का मतलब है Fe, फेरस फेरिक, फेरस फेरिक कम वाला 2+ है, ये दोनों लिए। इसके बाद में मैं इसमें डालूंगा एसिड, और एसिड से आएंगे H+ आयन, और ये आयन मिलकर कन्वर्ट किसमें होंगे, ये कन्वर्ट होंगे नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड में। दूसरा, ये फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, ओके। और तीसरा, इसके साथ में पानी बनता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो तो हम वैसे भी उसको एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे बनना ही बनना है। ये तीनों चीजें हम मिलाएंगे और आपको करके बताएंगे कि
मैं बैलेंस रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। ओके, अब बात करते हैं नाइट्रेट की। ये नाइट्रेट हमने क्या लिया, इसमें किया जाए क्या जाएगा पहले देखिएगा। मैं दो तरह की टेस्ट ट्यूब लूंगा, एक टेस्ट ट्यूब में मैं ये नाइट्रेट लूंगा, नाइट्रेट देने के बाद में उसको मैं वाटर से फिलअप करूंगा, ठीक है ना। इसमें नाइट्रेट है और अमोनियम में ले रहा हूं तो अमोनियम नाइट्रेट भरा। आयरन वाली में एक इसमें लूंगा मैं, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन लूंगा डाइल्यूट, ठीक है ना। इसमें Fe2+ लेंगे, इन दोनों को फिर मिक्स कर दिया जाएगा। ओके, मिक्सअप करने के बाद में इनका ये इस तरीके से ये मिक्सअप हो गया, जिसमें अंदर क्या चीज है, जिसके अंदर आयरन भी है, नाइट्रेट भी है। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉपर के थ्रू यहाँ पे मैं ड्रॉपर के थ्रू यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालूंगा, यहाँ डालूंगा मैं H2SO4, जिससे क्या बनेंगे H+ आयन। जो अब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ देखना आपको एक ये वाली एक रिंग बनेगी। इस रिंग का नाम है ब्राउन रिंग, ये है ब्राउन रिंग, ठीक है ना। और ये ब्राउन रिंग जो बनेगी इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, और ये होता नाइट्रेट का टेस्ट है। ओके, अब मैं इसको ये रिएक्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मेरे को टेस्ट ट्यूब लेनी है 2, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में उनका हम आगे रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। पहला ये मैंने एक 2 स्पून लेंगे हम स्पेकुला, ये लीजिए। एक में से मैं ले रहा हूं ये देखिए, ये आयरन का इस तरह का कलर होता है, ठीक है ना। ये लिया मैंने। ये मैंने आयरन का मटेरियल लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ये मैंने क्या लिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरस Fe2+ वाला फेरस का हमने लिया है। हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया है। सल्फेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फेरस चाहिए इससे। तो ये आपको ये एक मटेरियल बन गया। दूसरा आप में इसमें डालेंगे हम अमोनियम, तो आपको दूसरा स्पेकुला लेना होगा, मुझे अलग अलग स्पेकुला लेना होगा, ठीक है। ये किस कलर का है देखिए पहले आप, ये देखिए वाइट कलर, ये देखिए वाइट कलर। ओके, ये वाइट कलर मैं इसमें ले रहा हूँ। और इसका भी हम क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन। ये मैंने ये लिया मैंने अमोनियम नाइट्रेट, जो कि नाइट्रेट इसी में से आएगा। इसमें से आप देखिएगा जिस तरीके से पानी मिलाते हैं तो ये देखिए बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाएगा। ये देखिए बहुत ठंडा हो गया है। आपको इसके ऊपर जो जमता है ना, उससे पता चल जाएगा कि देखो किस तरीके से ये कूल हुआ। ये देखिए इसके ऊपर जमना स्टार्ट हो गया है, इतना कूल होने लगा है, बहुत ठंडा हो जाता है। देखिए जैसे फ्रिज में से कोई बोतल निकाली हो, है ना। ये आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, जैसा कि मैंने कहा। देखिए बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन बनाया, एकदम सब चीज़ें एकदम डिजोल्व हो गई। और देखिए ठंडा होने के कारण से ये इसके ऊपर देखिए वेपर टाइप का जम गया। देखिए मैं इसका हाथ लगाता हूँ, ये देखिए पूरा जम गया। ये देखिए कितना साफ हो गया। इट मीन्स इसके ऊपर इस तरीके से वो जो जैसे फ्रिज में से जैसे निकालते हो तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के कारण से जो बाहर जो वेपर जम जाती है उस तरीके से जम गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाली चीज़ डालेंगे, कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है ना। हम ये कॉपर सल्फेट, ये अमोनियम नाइट्रेट, ये आयरन वाला पीस है, इसको आप इसमें डाल रहे हैं। तो आपने ये एक सॉल्यूशन लिया है जो इस तरीके से हो गया है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये एक सॉल्यूशन बन गया। इसके जो कोने पे आप क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। एसिड में मैं क्या ले रहा हूँ, H2SO4, ये वाला H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4। देखिएगा इसमें जो चेंज आएगा देखिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट में। और एक तो पहले तो ये डालना है, आपको कैसे डालना है, आपको वॉल पे डालना है ऐसे धीरे धीरे। जहाँ मिलती भी सरफेस होती है ना वहाँ पे ब्राउन रिंग बनती है। ये जो बीच बीच में जो रिंग बन रही है, ये ब्राउन कलर की जो रिंग बन रही है, ये वैसी ही है जैसी जो रिक्वायर्ड है। जैसा मैं एक इसमें थोड़ा सा एक रहा कि एक इसमें थोड़ा सा नया मिलाना होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें रिंग जो है वो थोड़ी सी नीचे चली गई है। ये दिख रही है ना ब्राउन कलर की रिंग, ये थोड़ा सा ये एसिड जो होता है वो अगर उसमें से नहीं मिलाया गया हो, कैसे, अगर वोल्ट के थ्रू नहीं गया हो तो गड़बड़ हो जाती है। जैसा कि मैं अब इसमें फिर से अमोनियम नाइट्रेट ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने अमोनियम नाइट्रेट लिया फिर से, ओके। और मैं आयरन डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहा हूँ। अभी अमाउंट कम होके और इसका वॉल के थ्रू डालेंगे। ये भी उसका भी बताऊंगा मैं वो किस तरीके से बन रही है ब्राउन रिंग। ये देखिए, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या कर रहा हूँ, मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा घोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आसानी से इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयरन का डाला जा सके, ठीक है ना। अभी मैंने ये इस तरीके से कर दिया है। अब जो प्रॉब्लम का एक आई थी, H2SO4 को कहाँ डालना है, आपको वाल के साथ डालना है। ये देखिए ये जो दिख रही है ना रिंग, ये वाली जो रिंग ये है ब्राउन रिंग। देखिए पूरा जो जहाँ पर है उसमें तो ऊपर की तरफ जो रिंग दिख रही थी वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। ये जो रिंग बन रही है, ये देखिए ये जो शिफ्ट ये वाली जो रिंग है बीच वाली, ये शिफ्ट हो गई नीचे की तरफ। ये वाली जो रिंग है ये है ब्राउन रिंग। और ये एक्चुअली बनती भी जाती है और उसके बाद में जैसे जैसे H2O का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है तो उस केस में क्या होता है, चेंज होता जाता है। जैसे रिंग अभी सेपरेट हो गई, नीचे की तरफ चली गई थोड़ी सी, ये मटेरियल ऊपर रह गया है, ठीक है ना। अब जैसे H2SO4 और डालता हूँ उसे बॉल के साथ साथ नीचे की तरफ, उसमें भी फिर चेंज आएगा। देखिए अभी रिंग जो है उसमें भी चेंज आएगा। ये देखिए अब वो जैसे वॉल के साथ जो डालता है ना तो रिंग वापस ऊपर बनने लगती है। ये देखिए रिंग वापस ऊपर आ गई है, ये देखिए ऊपर आ गई ना ब्राउन रिंग, ये है ब्राउन रिंग टेस्ट। जब H2SO4 को वाल के साथ डालोगे तभी वो नीचे जाएगा और नीचे जाके इस तरीके से रिएक्ट करेगा और ये रिंग बनेगी, ठीक है। ये बात आपको अब लगभग क्लियर हो गई होगी कि ब्राउन रिंग कैसे बनती है। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इसमें से क्लियरली विजिबल भी है ये। देखिए नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इस तरीके का वो रिंग जैसा नहीं दिख रहा है, बीच में ही देखिए आपको रिंग जैसा दिख रहा है, ये ब्राउन रिंग है ना। जैसे इसको कंपेयर करके देखना होता है, ये वाइट में ये देखिए रिंग,
ऊपर की तरफ जो दिख रहा है वो रिंग है। ओके, नाउ आई एम स्टडिंग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब फर्दर स्टडी में क्या है, रिंग टेस्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि आयरन का क्या इफेक्ट होगा। इसमें जो ब्राउन रिंग बन रही है वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। किसका है वो, Fe2O होल 5NO पावर 2। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल बन रहा है, उसका एक ब्राउन रिंग है। ठीक है ना, ये मैं लिख के भी दे देता हूँ आपको। ये वैसे तो आपको बुक में सब कुछ मिल जाएगा। इसमें है वो कह रहा है, ये कह रहा है कि FeS2O का पावर 6 ये एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। ओके, इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल में NO का रिएक्शन हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल थोड़ा सा, ये जो ब्राउन रिंग बनी है वो इसकी बनी है। ठीक है ना, S2O का पावर 5 फिर NO, ये कॉम्प्लेक्स वापस ये 2+, ये है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसका ब्राउन रिंग बनता है। और इसके साथ में वाटर तो बनता ही है ना, पर ये है ब्राउन रिंग वाला। ये अब लगभग आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल से करके ही बता दिया है। और ये लगभग अब हालांकि थोड़ी देर बाद में ये भी जो रिंग है ये भी डिसअपियर होने लगेगी। अभी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन वो जब तक कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होने लगता है पावर आयंस का तो चेंज हो जाएगा। अगला यूजेज ऑफ द किसका, HNO3 पढ़ रहे हैं तो इनके यूजेज पढ़ेंगे। पहली चीज इसका यूजेज का होता है, तो ये कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट, इसका एक यूज है अमोनियम नाइट्रेट बनाने में। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट करेगा क्या। अब फर्स्ट यूजेज में बात की गई है अमोनियम नाइट्रेट की। एक्चुअली में क्या होता है, ये नाइट्रेट तो है, नाइट्रिक एसिड है, इससे बन तो रहा है नाइट्रेट। और जो जितने भी तरह के नाइट्रेट होते हैं वो यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर में। तो जितने भी आपके फर्टिलाइजर होते हैं, यूरिया वगैरह, उसमें से एक अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम मतलब NH4NO3। ये अमोनियम नाइट्रेट बना किससे था, HNO3 से। एक हाइड्रोजन ही तो निकल गया है, या इसका NH3 के साथ में इसको ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा। और ये यूज होता है फर्टिलाइजर में। और फर्टिलाइजर क्या है, आपके खेतों में खूब यूज हो रहा है, तो नाइट्रिक एसिड तो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव बनाने का काम आता है। एक्सप्लोजिव जितने भी बम बनते हैं उसमें इसका यूज होता है। इवन दो ये इतना TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन और इस तरीके के जितने एक्सप्लोजिव है, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटेलुइन, अदर नाइट्रोजन, ये इन सब से क्या हो रहा है, इनसे एक्सप्लोजिव बनता है पायरोटेक्निक। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये बम बनाने के लिए, पर वो तो डेजर्टस है, तो इजीली आपको HNO3 मिलता नहीं है। और ये इससे दूर ही रहना चाहिए। अगर हम सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो इसमें से टॉप 3 एसिड में HNO3 का अकाउंट होता है। अगली चीज, ये रॉकेट के अंदर ऑक्सीडाइजर, रॉकेट के फ्यूल में हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, बट वो इजीली बर्न नहीं होंगे। कब तक बर्न नहीं होंगे, जब तक उसको इजीली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और ये ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करने वाला जो रॉकेट में फ्यूल में, वो कौन होता है, वो यही है। तो ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल कौन, ये HNO3। दूसरा, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में काम आता है, ईचिंग ऑफ मेटल में काम आता है। मतलब जैसे H2SO4 अपनी इंडस्ट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही HNO3 भी है। और ये लगभग आपका क्लियर हो गया है और खत्म भी हो गया है। ग्रुप 15 यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद में जितने भी हैं वो आपके इस बार सिलेबस से हटा दिए गए। धन्यवाद।